रितु दीदी, आज विक्की कौशल की नई फिल्म रिलीज हुई है। चलो ना, साथ में देखने जाते हैं। और ये देखो, मैंने ऑनलाइन 2 टिकट्स भी बुक करके रखी है। 3 बजे का शो है। क्या? ना बाबा ना, मैं तेरे साथ कहीं नहीं चलूंगी, क्योंकि आज 3 बजे मेरी सहेलियों के साथ मुझे पार्टी में जाना है। इसीलिए मैं तो वहीं पर रहूंगी। पर दीदी, मैं थोड़ी ना रोज रोज कहीं बाहर जाती हूँ, और मैं अकेली वहां पर कैसे जाऊंगी? अब तो मैंने 2 टिकट्स भी बुक करके रख दी है। अरे बेवकूफ लड़की, बुक करने से पहले मुझसे पूछ लेती ना। और तू तो कितनी बोरिंग है। तेरे साथ कहीं भी जाने को तो मेरा मन ही नहीं करता। रितु की ये बातें सुनकर तन्वी अब उदास हो जाती है। उतने में वहां पर उन दोनों की माँ नंदिता आती है। ये सब क्या चल रहा है रितु? अरे थोड़ी तो लाज शर्म रख। तू तन्वी से 3 साल बड़ी है, और एक बड़ी बहन होने के नाते तेरा यह फर्ज बनता है कि अपनी छोटी बहन को खुश रखे। लेकिन तू तो बस हर वक्त इस बेचारी को कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। अब रहने दो ना माँ, दीदी का प्लान तो पहले से बना हुआ है, और वो अपनी सहेलियों के साथ जाना चाहती हो तो उसे जाने दो। अरे क्या जाने दो इसे मैं? रोज तो ये अपनी सहेलियों में ही घुसी पड़ी रहती है। एक दिन अपनी सगी बहन के लिए नहीं दे सकती क्या? और ये बोरिंग बोरिंग इसको क्या बोलती रहती है तू? इसमें और तुझ में जमीन आसमान का फर्क है, और ये तुझसे कई गुना ज्यादा अच्छी है। नालायक कहीं की। अब आपकी ये बकबक तो बंद होने से रही, इसीलिए यहाँ से मैं ही निकल लेती हूँ। देख रितु, तू ये जो कुछ भी कर रही है ना, बहुत गलत है। मन तो करता है कि तुझे झाड़ू से पीट कर तेरी अच्छे से सुटाई करूं। निर्लज्ज कहीं की। इतना कहने के बाद भी रेतु अपनी माँ के सामने ही घर से बाहर निकल जाती है। अरे क्या माँ, आप भी दीदी को डांटकर अपना बीपी हाई क्यों करती हो? वैसे भी वो आपकी कोई बात भी नहीं सुनती। अब क्या कहूँ बेटा, दोनों को तो मैंने ही परवरिश दी है, लेकिन ना जाने कैसे एक एकदम अच्छी निकली और दूसरी एकदम बिगड़ेल निकली। इस लड़की ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है, लेकिन एक ना एक दिन ये इन्हीं हरकतों की वजह से आगे जाकर बहुत पछताएगी। तन्वी का स्वभाव और पहनावा हर तरह से एकदम साधारण होता है। वही दूसरी तरफ रितु पूरी तरह मॉडर्न और बेबाक होती है। फिर एक दिन जब रितु एक ट्रिप से लौटती है, तभी अरे वाह, इतना सुंदर ड्रेस लाया है तूने तन्वी के लिए। ये तो उस पर बहुत जचेगा, है ना बेटा? हाँ माँ, मुझे भी ये ड्रेस बहुत पसंद आया। शुक्रिया दीदी। ओह हेलो, ये ड्रेस मैंने तेरे लिए नहीं बल्कि अपनी बेस्टी कियारा के लिए लाया है। और तेरे लिए तो मैंने ये झुमके लाए हैं। क्या? अपनी सहेली के लिए इतना सुंदर ड्रेस और अपनी सगी बहन के लिए मामूली से झुमके? अरे ऐसे झुमके तो हमारे यहाँ के बाजार में भी मिल जाते हैं। अरे कितनी बेशर्म है तू। परायों को ही अपना मान, बस अपनों की तो तुझे कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे वो कोई पराई नहीं है माँ, वो तो मेरी बेस्टी है, इसलिए मैं उसके बारे में इतना तो सोचूंगी ही ना। और ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने तन्वी के लिए कुछ लाया ही नहीं। ये झुमके भी कितने सुंदर है। अब ये पुराने जमाने की लड़की है तो इसके लिए मैं और क्या लाती माँ? अरे वो भले ही पुराने जमाने की है, लेकिन तुझसे ज्यादा गुणी है। लेकिन तू ठहरी एक नंबर की निर्लज लड़की। ये झुमके भी अपने पास ही रख, कोई जरूरत नहीं है इसे देने की। इसे भी जाकर अपनी बेस्टी को ही दे दे। अरे माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? दीदी ने ये झुमके मेरे लिए कितने प्यार से लाए हैं, प्लीज इसे ऐसा मत बोलिए। चुप रहे तू तन्वी, तू इसे नहीं जानती क्योंकि तू एकदम भोली है, लेकिन ये लड़की बहुत शातिर है। नंदिता की डांट सुनकर भी रितु को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एकदम ढीठ बन चुकी थी। फिर एक रोज रितु मोहल्ले में हेडफोन्स लगाकर घूम रही होती है। ला 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 ला। अरे ओ लड़की, हट जा सामने से। वो बूढ़ा आदमी हॉर्न बजाता है, लेकिन रितु हेडफोन के कारण सुन ही नहीं पाती और उसका ध्यान फोन में ही होता है। तभी गुस्से में आकर वो आदमी
गाड़ी से उतरकर रितु पर चिल्लाने लगता है। ये नए जमाने के बच्चे भी ना, इनकी अकल तो घास चढ़ने गई है। रास्ते पे चलते समय फोन इस्तेमाल कर रही हो और कानों में ये हेडफोन लगाकर घूम रही हो। पागल वागल हो गई हो क्या? या फिर माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है तुम्हें? अरे तो आपको भी समझना चाहिए ना, इस छोटे से मोहल्ले को अपना रोड समझ के रखा है। पहले अपनी खुद की गलती देखो, फिर भोको। देखो कैसे बदतमीजी कर रही है मेरे साथ, है कोई शर्म? अरे भगवान ना करे कल को अगर तुम्हारी इसी गलती के कारण तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो फिर क्या करोगे तुम? रास्ते पर चलते वक्त फोन इस्तेमाल करना गलत है। फोन अपने बैग में रखा करो ना। पढ़े लिखे होकर भी तुम लोगों में कोई अकल नहीं है। ना जाने ये देश कैसे आगे बढ़ेगा। अरे ओ बुढ़े, बहुत बकवास कर ली तूने। सुनकर ले रही हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तू कुछ भी बोलता रहेगा। चल अब चलता बन। क्या कहा? मुझे उल्टा बोलेगी? रुको, अभी तुम्हारे माता पिता को जाकर बताता हूँ। बेशरम कही की। हाँ हाँ जा, उन्हें भी बता दे। डरती नहीं हूं मैं किसी से। अरे तो उस बूढ़े आदमी के साथ बहस कर रही होती है कि उतने में वहां पर तन्वी आ जाती है। काका जी, मेरी दीदी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं दीदी को समझाऊंगी और वो दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। ए तन्वी, तू पागल हो गई है क्या? तू माफी क्यों मांग रही है? देखो, कुछ सीखो अपनी छोटी बहन से। अरे तुमसे उम्र में छोटी होने के बाद भी व्यवहार और संस्कारों में कितनी बड़ी है ये, समझा दो अपनी दीदी को। फिर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। इस बुड्ढे की तो ऐसी की तैसी। और तन्वी, तू तो सच में बेवकूफ है। अरे क्या जरूरत थी उससे इतना सुनकर लेने की? तूने देखा ना वो मुझसे किस तरीके से बात कर रहा था। हाँ दीदी, वो तो है, लेकिन इसमें गलती आप ही की है ना। आपको चलते समय फोन और हेडफोन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वो तो एक बड़े की तरह आपको समझा रहे थे, लेकिन आपने ही उन्हें उल्टा जवाब दिया, जबकि आपको अपनी गलती स्वीकार कर उनसे माफी मांगनी चाहिए थी। अरे माफी मांगे मेरी जूती, उसको तो मैं बाद में देख लूंगी। और मैं अभी बाहर जा रही हूँ, लेकिन घर पर इस बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, वरना माँ और पापा फिर से शुरू हो जाएंगे। लेकिन दीदी, इतनी रात हो चुकी है और ऐसे में आप कहाँ जा रही हो? चलिए घर पर चलते हैं। आपको अगर कहीं जाना है तो सुबह चली जाओ ना। देख तन्वी, मैं तेरी तरह फट्टू नहीं हूँ। मेरी मर्जी है, मैं कहीं भी किसी भी वक्त जा सकती हूँ। अब ज्यादा मेरी दादी अम्मा मत बन और जा यहाँ से। ठीक है दीदी। फिर तन्वी चुपचाप सर झुकाकर वहां से घर लौट आती है। वही रितु बाहर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और रितु की बुरी हरकतें रुकने का नाम ही नहीं लेती। रितु, तन्वी, मैं बाहर जा रही हूँ। तब तक तुम दोनों अपने कमरों की सफाई करके रखो, त्योहार आने वाले हैं। और हाँ रितु, तुझे मैं लिस्ट दे रही हूँ, बाहर जाकर वो सामान लेकर आना। और मुझे कोई आनाकानी बिल्कुल नहीं चाहिए। वैसे भी तू जल्दी से कोई काम नहीं करती है। ठीक है माँ, कर दूंगी मैं। फिर नंदिता चली जाती है और तन्वी और रितु अपने कमरों की सफाई करने में जुट जाती है। तभी कितनी धूल मिट्टी है मेरे बेड के नीचे, और इतने दिनों से मैं इस गंदे बेड पर सो रही हूँ। बाप रे, अब मैं अकेले इस पूरे कमरे को कैसे साफ करूंगी? तभी रितु के खुराफाती दिमाग में एक सुझाव आता है। क्यों ना मैं तन्वी को झूठ बोलकर बाहर जाऊं और सारा काम उसे ही करने के लिए कह दूं। हाँ, यही सही रहेगा। फिर रितु तन्वी के पास जाती है। अरे तन्वी, सुनना मेरी बहन, एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है और इस मुसीबत से अब तू ही मुझे बचा सकती है। मुसीबत? कैसी मुसीबत दीदी? वो मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था। हाँ तो वहां पर आज ही मुझे बुलाया है, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया। लेकिन अब मुझे याद आया है, अब आधे घंटे में मुझे वहां पर किसी भी हाल में पहुंचना होगा। और अगर मैंने ये मौका अपने हाथ से गवा दिया
तो इतनी अच्छी जॉब मेरे हाथ से चली जाएगी। हे भगवान, अब क्या करोगे आप? हाँ ना तन्वी, और अब तो माँ ने मुझे इतना सारा काम भी दिया है करने के लिए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। लेकिन तू अगर मेरा काम कर देती है तो मैं इंटरव्यू के लिए आराम से जा सकती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है। आप जाइए और एकदम अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। मैं यहाँ पर आपके हिस्से का सारा काम कर लूंगी। सच में तन्वी? हाँ दीदी, शुक्रिया मेरी बहन, तू दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। चल अब आती हूँ मैं। दीदी बस 1 मिनट। फिर तन्वी रसोई में से दही शक्कर लेकर आती है और वो रितु को खिला देती है। ऑल द बेस्ट दीदी। शुक्रिया बहन। रितु अब इंटरव्यू का झूठा बहाना देकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है और बेचारी तन्वी को उसके हिस्से का सारा काम करना पड़ता है। लेकिन बाहर गई हुई नंदिता दूर से रितु को अपनी सहेली के साथ गोलगप्पे खाते हुए देख लेती है। ये रितु यहाँ पर क्या कर रही है? इसे तो इस वक्त घर की सफाई करनी चाहिए, फिर ये अपनी सहेली के साथ यहाँ पर गोलगप्पे क्यों ठूस रही है? फिर घर पहुंचकर नंदिता ये देखकर हैरान होती है कि तन्वी ही रितु का सारा काम कर रही है। क्या कहा? इंटरव्यू? अरे वो तुझे उल्लू बनाकर गई है। वो कोई इंटरव्यू के लिए नहीं गई है। अभी अभी मैंने उसे अपनी सहेली के साथ गोलगप्पे खाते हुए देखा है। क्या? तन्वी भी अब हैरान रह जाती है। और थोड़ी ही देर बाद जब रितु घर आती है तभी नंदिता उसे खूब सुनाती है। अरे मेरा विश्वास करो माँ, मैं वहां पर गोलगप्पे खाने के लिए इंटरव्यू के बाद ही गई थी। झूठी मक्कार कही के, मुंह बंद कर अपना। अरे तूने तो कल कहा था कि जहां पर तेरा इंटरव्यू होने वाला है वो जगह हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर है, तो तू यहाँ के पास की चौकी में क्या कर रही थी? पर माँ, देख रितु, तू अपनी बहन को पागल बना सकती है लेकिन अपनी माँ को नहीं। मैं तेरी रग रग से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अपना काम निकलवाने के लिए बराबर मीठी मीठी बातें करती है तू, लेकिन बाकी के वक्त उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती तू। अरे और कितनी कपटी हो सकती है तू? अरे माँ जाने दीजिए ना, दीदी का काम करने से मुझे कुछ नहीं होने वाला, उल्टा मुझे तो अच्छा ही लगता है। नहीं तन्वी, इसने झूठ बोलकर बहुत गलत किया है और अब से ये लड़की इस घर के आधे से ज्यादा काम करेगी और यही इसकी सजा है। आने दो पापा को काम से, उन्हें भी मैं अच्छी तरह से बताती हूँ कि इसकी करतूतें कितनी बढ़ गई है। क्या? फिर रात को जब रितु के पापा मुकुंद घर पर आते हैं तभी नंदिता उन्हें भी सब बता देती है, जिसके बाद अब घर के आधे से ज्यादा काम रितु को ही करने पड़ते हैं। फिर एक दिन मुकुंद और नंदिता को अचानक से गांव के लिए निकलना पड़ता है। तभी रितु अपनी सहेलियों को घर पर बुलाती है। अरे दीदी, ये सारी आपकी सहेलियां हैं? हाँ तन्वी, अब तुम जाओ और हमारे लिए नाश्ता लेकर आओ, कुछ चटपटा सा बना देना। अरे रितु, तू तो कितनी मॉडर्न है और तेरी ये बहन एकदम बहनजी टाइप से। ओ, ये इसकी बहन है? मुझे तो लगा कि ये कोई नौकरानी है। अरे कोई बात नहीं अंजू, तू वही समझ ले। फिर वो सभी लोग शराब पीने लगते हैं और बेचारी तन्वी से वो लोग किसी नौकरानी की तरह काम करवाते हैं। अरे दीदी, आप शराब का सेवन मत कीजिए, ये सही नहीं है। अरे चुप हो जा तू, बड़ी आई संस्कारी बनने वाली। अपने संस्कार अपने पास ही रख तू। पर दीदी, रितु तन्वी की एक नहीं सुनती और वो लोग पार्टी में गाने लगाकर नाचने लगते हैं। ये दीदी बहुत गलत कर रही है। अगर पड़ोस में किसी ने इसे देख लिया या फिर सुन लिया तो शामत ही आ जाएगी। उतने में वहां पर अचानक से मुकुंद और नंदिता आ जाते हैं और ये सारा तमाशा देखकर वो चौंक जाते हैं। माँ पापा, आप दोनों? रितु के माता पिता को देखकर उसकी सारी सहेलियां डर के मारे दुम दबाकर भाग जाती हैं और फिर मुकुंद रितु को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है
और उसे खूब सुनाता है। ये सब क्या नाटक चल रहा था यहाँ पर? शराब पीते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? अरे वो तो अच्छा हुआ कि जिस काम के लिए हम दोनों गांव जा रहे थे वो काम रद्द हो गया, वरना इस मूर्ख लड़की की ये घिनौनी नौटंकी के बारे में हमें कभी पता नहीं चलता। माफ कीजिए माँ पापा, वो मैं ना। तू तो अब चुप ही बैठ। पता नहीं इतनी नालायक कैसे बन गई तू। आज से इसका बाहर जाना बंद। फोन भी ले लो इसका। इसकी सारी फालतू की सहेलियों ने ही इसे बिगाड़ कर रखा है। क्या? नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत करो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं किसी भी सहेली से कोई बात नहीं करूंगी, और अगर बाहर भी जाऊंगी तो केवल काम के सिलसिले में। अब मैं आपको एकदम सुधर के दिखाऊंगी। प्लीज माँ, पापा को समझाइए ना। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे एक बार तो मैं दूसरों की बेटी पर भी भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन तुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तूने आज तक जो भी बोला है उसका तूने उल्टा ही किया है। और अब से तो घर पर ही पड़ी रहेगी और घर का काम करेगी। और नंदिता, कल ही पंडित जी से मिलने जाएंगे हम और उनसे कहेंगे कि रितु के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दे, क्योंकि अब बहुत हो गया है। इसकी शादी कराकर इसे ससुराल ही भेज देंगे हम। वही जाकर ये ठीक से सुधर जाएगी। क्या? मेरी तन्वी से सारा काम नौकरानी की तरह करवा रही थी ना, फिर भी उस बेचारी ने उफ तक नहीं किया। तू तो रुक जा, तुझे तो अब मैं अच्छे से सबक सिखाती हूँ, और अब से इस पर 24 घंटे नजर रखना। रितु बहुत हैरान रह जाती है। फिर अगले दिन नंदिता और मुकुंद दोनों पंडित जी से मिलने जाते हैं, और तभी पंडित जी लगे हाथ मुकुंद की दोनों बेटियों की कुंडली देखते हैं। पंडित जी, हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढिए। हमें उसकी शादी करानी है, वो भी जल्द से जल्द। अरे बाप रे, क्या हुआ पंडित जी? आप कुंडली पढ़ते समय चौंक क्यों गए? हाँ पंडित जी, क्या बात है? देखिए, अपनी बड़ी बेटी के साथ साथ तुम्हें छोटी बेटी की भी शादी करानी होगी, वो भी आने वाले 3 महीनों के अंदर। क्या? हाँ, क्योंकि तुम्हारी छोटी बेटी तन्वी का शादी का अभी योग है, लेकिन वो केवल आने वाले 3 महीनों तक ही सीमित है, और उसके बाद 5 सालों तक तुम दोनों उसकी शादी नहीं करा पाओगे, क्योंकि आने वाले 5 सालों में उसकी शादी के लिए अनुकूल समय भी नहीं है। और यदि आपने इन 5 सालों में उसकी शादी करा भी दी तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान! ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? यही सत्य है। ठीक है पंडित जी, अगर ऐसा ही है तो हम हमारी तन्वी की शादी भी करा देंगे। आप दोनों के लिए भी अच्छे घराने के रिश्ते देखिए। ठीक है बहन जी। फिर पंडित जी दोनों के लिए अच्छे घर के रिश्ते ढूंढते हैं, और रितु की शादी अंकुर से और तन्वी की शादी पीयूष से होती है। फिर एक सुबह, हे भगवान, सुबह के 9 बज रहे हैं। पता नहीं मैं आज इतनी देर से कैसे उठ गई। आज तो पीयूष की छुट्टी है, लेकिन मेरी नहीं। मुझे तो सारे काम करने ही होंगे ना। तन्वी बहुत घबरा जाती है, और वो बाहर हॉल में आकर अपनी सास विभा से माफी मांगती है। अरे बहू, तू माफी क्यों मांग रही है? क्योंकि मुझे उठने में देर हो गई माँ जी, इसलिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। लेकिन कल से मैं सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम वक्त पर कर दूंगी। क्या हुआ माँ जी, आप हंस क्यों रही हो? अरे मेरी बावली बहू, इतनी सी बात के लिए तो इतना घबरा गई और हाथ जोड़कर माफी भी मांग रही है। तू देर से उठ गई, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है? हम सब इंसान हैं और हमें भी थकावट होती है। देख बहू, मैं बाकी सासों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, और तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है, इसीलिए इतना घबरा मत। इस घर में खुशी से रहे। सच में माँ जी, धन्यवाद, आप बहुत अच्छी हो। जब मैं तुझे पहली बार मिली थी ना तेरे घर पर, तभी मैं समझ गई थी कि तू कितनी प्यारी और समझदार है,
और उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं तुझे अपनी घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखूंगी। चल, अब जाकर नहा ले और फिर अपने काम पे लग जा और ज्यादा चिंता मत कर, ठीक है ना? जी माँ जी, आती हूं मैं। वही दूसरी तरफ रितु के ससुराल में, ये ले बहू, ये घर की चाबियां हैं। अब मैं और तेरे पापा जी तो ज्यादातर गांव में ही रहते हैं, इसीलिए अब इस घर की बहू होने के नाते ये चाबियों का जिम्मा तेरा हुआ। शुक्रिया माँ जी। एक मिनट, इस घर की बेटी अब भी है यहाँ पर। रितु, लाओ, ये चाबियों का गुच्छा मुझे दे दो। इसकी सही जगह तुम्हारे पास नहीं बल्कि मेरे पास है। लेकिन दीदी, माँ जी तो। अरे करीना बेटा, अब ये इस घर की बहू है तो इसी के पास रहने देना। तो क्यों इस जिम्मेदारी को निभाकर अपना सरदर्द बढ़ा रही है? अरे माँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी और इससे मुझे कोई सरदर्द भी नहीं होगा। लाओ रितु। फिर रितु वो चाबियों का गुच्छा अपनी ननद करीना को दे देती है और शादी के एक हफ्ते बाद ही रितु के सास ससुर अनामिका और यशवंत फिर से गांव चले जाते हैं। अरे रितु, मुझे तो बहुत भूख लग रही है और मुझे पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है, वो भी घर पर बना हुआ। जाओ ना, प्लीज बना दो मेरे लिए। ओह, लेकिन दीदी, अभी अभी तो मैंने सारा खाना बनाकर रख दिया है, फिर अभी ये पिज्जा। हाँ तो उसमें क्या हुआ? चलो अब जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा सा पिज्जा बनाना, और हाँ, एक पिज्जा कम तीखा बनाना, क्योंकि सौम्या जब स्कूल से आएगी तब वो भी खा लेगी। ठीक है दीदी, बना दूंगी मैं। इतना सारा खाना बनाने के बाद भी रितु को फिर से रसोई में जाकर पिज्जा बनाना पड़ता है। ये मेरी ननंद भी ना एक नंबर की नालायक है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। करीना रितु के पति पीयूष की सगी बड़ी बहन होती है, जिसका पति विदेश में काम करता है। इसीलिए वो अपने मायके में ही अपनी बेटी सौम्या के साथ रहती है। वाह रितु, क्या पिज्जा बनाया है तुमने, है ना सौम्या? हाँ मम्मा, मामी अब तो कमाल की शेफ हो। मुझे ये पिज्जा बहुत पसंद आया। थैंक यू डियर। और मुझे तो ये पिज्जा और बर्गर वगैरह ही बनाना आता है, लेकिन सब्जी, दाल और रोटी वो मैं उतना अच्छे से नहीं बना पाती। कोई बात नहीं रितु, अब यहाँ ससुराल में सारे काम रोजाना करके तुम सब कुछ एकदम अच्छे से सीख जाओगी, देखना तुम। हाँ दीदी। जहाँ एक तरफ रितु को इतनी सख्त किस्म की ननंद मिलती है, वही दूसरी तरफ तन्वी के ससुराल में सभी उसको खूब प्यार देते हैं। और उसकी ननंद डिम्पल एक दिन उसके पास जींस और टॉप लेकर आती है। ये लो भाभी, क्या हर वक्त ये साड़ी में ही रहते हो आप? आज हम दोनों बाहर जाएंगे और तब आप ये जींस और टॉप जरूर पहनना। क्या जीन्स और टॉप? नहीं डिम्पल, मैं ये जीन्स और टॉप नहीं पहन सकती, क्योंकि मैं इस घर की बहू बन चुकी हूँ और बहुओं को ये सब पहनना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ओफो, क्या तो भी तन्वी बहू, तुझे जो पहनना है वो तो पहन सकती है, यहाँ कोई रोक टोक बिल्कुल नहीं है। और हाँ, लड़की चाहे जीन्स टॉप पहने या साड़ी, उसका चरित्र तब भी अच्छा दिखेगा जब वो अपने स्वभाव और विचारों से अच्छी होगी। पहनावे से किसी को भी परखा नहीं जाता बेटा। लेकिन माँ जी, मैंने तो आज तक ये जीन्स और टॉप कभी पहना भी नहीं है, मेरी दीदी ही पहनती है ये सब। अरे बहू, अगर तूने आज तक ये नहीं पहना है तो अब पहन लेना, और जब तक तू इन्हें पहनकर नहीं देखेगी तब तक तुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज तुझ पर ज्यादा अच्छी लग रही है। और मुझे तो पूरा यकीन है भाभी कि आप जीन्स और टॉप में एकदम सुंदर लगोगी। अब जाइए, इसे पहनकर आइए। ठीक है डिम्पल, अगर आप दोनों इतना कह रही हो तो मैं इसे पहन लेती हूँ। फिर तन्वी पहली बार जीन्स और टॉप पहनती है और वो उसमें बहुत खूबसूरत लगती है।
वही दूसरी तरफ जब रितु अपने ससुराल में मॉडर्न कपड़े पहनती है तभी, अरे रितु, ये तुमने क्या पहना है? अभी के अभी अपने कमरे में जाओ और इन कपड़ों को बदलकर साड़ी पहनो। ये तुम्हारा मायका नहीं है बल्कि ससुराल है और यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ साड़ी में ही रहना होगा, समझी कि नहीं? लेकिन दीदी, आप भी तो मॉडर्न कपड़े पहनती हो ना, और अगर मैंने भी ये कपड़े पहन लिए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम मुझसे ज्यादा जबान मत लड़ाओ। मैं तुम्हारी बड़ी ननंद हूँ और ननंद भी सास समान होती है, इसलिए जितना कहा है उतना करो। ये मेरा मायका है और यहाँ पर मैं जो पहनना चाहती हूँ वो पहन सकती हूँ। तुम्हें उससे कोई मतलब रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब रितु को ना चाहकर भी साड़ी पहननी पड़ती है और वो अपनी ननंद से अब धीरे धीरे काफी परेशान होने लगती है। फिर रात में जब अंकुर काम से लौटकर घर आता है तब रितु उसे सब बता देती है। अब मैं भी इसमें क्या कर सकता हूँ रितु? दीदी मुझसे उम्र और रिश्ते में दोनों में बड़ी है और उनके आदेश का पालन करना तो हमारा फर्ज है ना। अरे ये तुम क्या कह रहे हो अंकुर? हाँ रितु, चलो अब जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। इतना कहकर अंकुर फ्रेश होने चला जाता है। ये अंकुर भी ना अपनी ही दीदी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। मुझे तो यहाँ पर बहुत अकेला महसूस हो रहा है और मुझे तो ये लगता था कि एटलीस्ट अंकुर तो मेरी तरफ रहेगा, लेकिन ये पागल भी अपनी बहन से डरता है। फिर अगले दिन जब रितु अपना फोन देख रही होती है तभी वो सोशल मीडिया पर तन्वी का अकाउंट देखती है जिस पर उसने फोटो पोस्ट की होती है और उस फोटो को देखकर रितु एकदम हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? ये तो तन्वी का सोशल मीडिया आईडी है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर कब आए? और इसका तो पूरा मेकओवर ही हो चुका है और इसने तो फोटो में जीन्स और टॉप पहना है और अपनी ननन के साथ कितना मस्त पोज किया है इसने। इसकी किस्मत तो एकदम चमक उठी है। इस सीधी सादी तन्वी को तो कितना दिलदार ससुराल मिला है, लेकिन मुझ जैसी बेबाक और मॉडर्न लड़की को कितना खड़ूस और बेकार ससुराल मिला है। तन्वी की यह बदली हुई जिंदगी देखकर रितु को अपने लिए बहुत दुख होता है। फिर एक दिन, ये देखो भाभी, मैंने आपके लिए क्या लाया है। अरे ये तो कोई गिफ्ट लग रहा है। क्या है इस बॉक्स में? जब आप खोलोगे तो आपको पता चल ही जाएगा भाभी। हाँ तन्वी, जल्दी से खोलो इसे। ठीक है पीयूष। फिर जब तन्वी उस गिफ्ट बॉक्स को खोलती है तभी उसमें हीरे के झुमके होते हैं और वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या? ये तो हीरे के झुमके हैं। हाँ भाभी, ये झुमके मैंने आपके लिए लाए हैं। क्या बात है डिम्पल, इसका डिजाइन तो काफी सुंदर है। हाँ डिम्पल, और ये डिजाइन तन्वी पर बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन उसे देखकर तन्वी की आंखें नम हो जाती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पल, लेकिन इतने महंगे झुमके लाने की क्या जरूरत थी? ओफो भाभी, अब मैं आपके लिए ये सब नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? आपको तो मैंने शादी का कोई तोहफा नहीं दिया था ना, तो आप इसे मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझकर रख लीजिए। ये तो बहुत ही सुंदर है डिम्पल। मेरी दीदी ने भी आज तक मुझे इतना प्यार कभी नहीं दिया जितना तुमने मुझे पिछले कुछ ही दिनों में दिया है। और तुम मेरी ननंद नहीं बल्कि बहन से बढ़कर हो डिम्पल। अरे क्या भाभी, आप भी, हम दोनों बहनें ही तो हैं। फिर तन्वी डिम्पल को गले लगाती है। फिर ऐसे ही एक रोज जब अंकुर और रितु दोनों रात में लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे होते हैं तभी करीना उन्हें रोक लेती है। अरे रुक जाओ अंकुर, सौम्या को भी अपने साथ लेकर जाओ। ये भी घर पर बैठकर बोर हो चुकी है, उतना ही बाहर तुम दोनों के साथ घूम आएगी। पर दीदी। अरे क्या परवर, चुपचाप लेकर जाओ मेरी बेटी को। हर बात में बस तुम्हें परवर ही करना होता है, बेवकूफ कहीं की। अरे दीदी, आप चिंता मत कीजिए। चलो सौम्या, हम लोग घूमी घूमी करके आते हैं। यही मामा, मुझे ना बटर स्कॉच वाली आइसक्रीम खानी है।
आप दिलाओगे ना मुझे? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी सौम्या को जो भी चाहिए ना वो सब मामा दिलाएंगे। चलो। अब अंकुर और रितु को ना चाहकर भी सौम्या को अपने साथ लेकर जाना ही पड़ता है, जिस कारण रितु को करीना पर बहुत गुस्सा आता है। कैसी लगी आइसक्रीम सौम्या? वाह मामा, ये आइसक्रीम तो बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम बच्चे। अंकुर देखता है कि रितु साइड में मुंह फुलाई खड़ी है। फिर वो उसके पास आइसक्रीम लेकर जाता है। ये लो रितु, तुम्हारा फेवरेट केशर पिस्ता फ्लेवर तुम्हें बहुत पसंद है ना? मुझे अभी कुछ भी नहीं खाना है, खुद ही खाते बैठो अपनी भांजी के साथ। लेकिन रितु, प्लीज अंकुर, अब यहाँ सड़क पर मेरे साथ बहस शुरू मत करो। पहले ही मेरा मूड काफी खराब हो चुका है। रितु अंकुर से कोई बात ही नहीं करती। फिर घर जाने के बाद, अरे रितु, कब तक गुस्से में रहोगे? अब हम भी क्या कर सकते हैं? दीदी ने ऐन वक्त पर सौम्या को हमारे साथ भेज दिया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल हम दोनों फिर से बाहर जाएंगे, पक्का प्रॉमिस। तुम तो चुप ही रहो अंकुर, ये सब दीदी जानबूझकर करती है। अरे उनके कारण मुझे कोई भी खुशी नहीं मिल पाती, और अब तो मुझे उनसे ज्यादा गुस्सा तुम पर आ रहा है, क्योंकि तुम तो बस भीगी बिल्ली बनकर रहते हो और उन्हें कुछ भी नहीं कहते। अरे कम से कम मेरे लिए तो कुछ बोल लिया करो। कब तक उनके आदेश का पालन करते रहोगे? इतना कहकर रितु कंबल ओढ़कर सो जाती है और बेचारा अंकुर उसे कुछ भी नहीं कह पाता। फिर एक दिन रितु और तन्वी दोनों मायके में नंदिता से मिलने जाते हैं। रितु वहां पर साड़ी पहने हुए आती है, वही तन्वी ने मॉडर्न कपड़े पहने होते हैं। अरे वाह वाह वाह, मेरी तन्वी कितनी प्यारी लग रही है। पहली बार मैं तुझे इस तरह से देख रही हूँ। तुझे किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची। शुक्रिया माँ। रितु तो बस तन्वी को ही देखती रह जाती है। फिर दोनों बहनें खाना खाते हैं और फिर वो तीनों बातचीत करने लगती है। और बता रितु, तेरे ससुराल में सब कुछ कैसा है? पूछो ही मत माँ, आपने तो मेरी शादी बहुत ही गलत घर में कराई है। क्या? अरे लेकिन तू ऐसे क्यों बोल रही है बेटा? तो फिर और मैं क्या बोलूं माँ? मेरे सास ससुर गांव में रहते हैं, पति दिन भर ऑफिस में रहता है, और मेरी ये बेवकूफ ननद दिन भर सास की तरह मुझ पर अत्याचार करती रहती है। ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसा मत करो, ये बनाओ वो बनाओ। पक चुकी हूं मैं इन सब से। हे भगवान, ये तू क्या बोल रही है रितु? फिर क्या माँ? अरे वो मुझसे दो मीठी बातें भी नहीं करती है। उस घर में जाकर तो मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ माँ। फिर तो सही है, क्योंकि तू भी तो वैसी है, और मुझे पक्का पता है कि आगे चलकर तेरी और तेरी ननंद की बहुत अच्छी जमेगी। क्या माँ, आप भी यहाँ मैं आपको मेरा दुखड़ा सुना रही हूँ और आप ही की मुझे ताने दे रही हो। अरे मजाक कर रही हूँ बाबा, इतनी भी दुखी मत हो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। वैसे तन्वी, तेरे ससुराल में सब कुछ कैसा है बेटा? मेरा ससुराल मेरा ससुराल नहीं, बल्कि मेरा दूसरा मायका बन चुका है। वहां पर सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और सबसे ज्यादा तो मेरी ननंद डिम्पल। अरे वाह, क्या बात है बेटा। हाँ माँ, डिम्पल ने तो मुझे हीरे के झुमके भी दिए हैं और अपने आधे से ज्यादा कपड़े भी दिए हैं। वो हर तरह से मेरा अच्छे से ख्याल रखती है। भगवान ऐसी ननंद सबको दे। और अगर सच कहूं तो उसके साथ मेरा नाता ननंद का नहीं, बल्कि एक पक्की सहेली या बहन जैसे बन चुका है। चलो अच्छा है, ये सब सुनकर मेरे मन को तसल्ली मिल गई बेटा। तन्वी और उसकी ननंद के बारे में सुनकर रितु को मन ही मन जलन होने लगती है। फिर जाते समय, सुन ना तन्वी, मेरे ससुराल में तो मेरी ननंद ने मुझे साड़ियां ही पहनने के लिए कहा है, और मुझे तो साड़ियों के बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं है। तो तू चल ना मेरे साथ बाजार में, मुझे कुछ साड़ियां खरीदनी है। अभी? हाँ तन्वी, शादी से पहले तो मैं बस मॉडर्न ही कपड़े पहनती थी, और मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत इस तरह से फूटी निकलेगी और मुझे इतना कठोर ससुराल मिलेगा। लेकिन दीदी,
मैं इस वक्त आपके साथ नहीं चल सकती क्योंकि मुझे अभी डिम्पल के साथ बाहर जाना है। हम दोनों ने पहले से ही प्लान करके रखा था, इसीलिए। क्या तू उसके साथ बाहर जा रही है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इतना बोलकर तन्वी वहां से चली जाती है और उसकी बातें सुनकर रितु एकदम हैरान रह जाती है। जिस लड़की को आज तक मैं इनकार करती रही, आज उसी लड़की ने मुझे इनकार किया और वो अपनी ननद के साथ चली गई। बहन से प्यारी तो उसके लिए ननद हो गई है। फिर एक दिन जब रितु अपनी सहेली के जन्मदिन के लिए बाहर जा रही होती है, तभी करीना उसे रोक लेती है। अरे ओ मोहतरमा, कहाँ चली है तोहफा लेकर? और क्या है इसमें? अरे दीदी, वो मैं बाहर जा रही हूँ। आज मेरी पक्की सहेली का जन्मदिन है ना, तो उसी की पार्टी में जा रही हूँ। क्या बाहर जा रही है तू? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है किसी पार्टी शार्टी में जाने की। चुपचाप घर में बैठो और लाओ, ये तोहफा मुझे दे दो। ये मेरे या मेरी सहेली को देने में काम आ जाएगा। इतना कहकर करीना रितु के हाथ से वो तोहफा छीन लेती है। लेकिन दीदी, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रही? मैंने तो घर के सारे काम भी कर दिए हैं। देख रितु, अभी थोड़ी देर में घर पर मेरी सारी सहेलियां आ जाएगी, तो उनकी सेवा कौन करेगा? तुम्हें ही करनी होगी ना। अब चलो जाओ, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाना शुरू कर दो। ठीक है दीदी। रितु को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू रखती है और उसे ना चाहकर भी अब सारा खाना बनाना ही पड़ता है। और जब करीना की सहेलियां आती हैं, तभी उनकी सेवा भी उसे ही करनी पड़ती है। अरे बाबा नहीं, अभी बस हो गया। ये सारे समोसे और कचौरियां खाकर तो मैं आज के दिन में ही मोटी हो जाऊंगी। क्या तू भी मालविका, इतने में कोई मोटा होता है क्या? वैसे मानना पड़ेगा करीना, तूने अपनी नौकरानी को बड़ी अच्छी तरह से ट्रेन किया है। खाना बनाने से परोसने तक ये हर काम एकदम सही से कर रही है। क्या कहा? नौकरानी? अरे क्या हुआ करीना, तू हंस क्यों रही है? अरे बाबा, ये मेरी भाभी है। क्या? लेकिन कोई बात नहीं, तू इसे एक प्रकार से नौकरानी ही समझ सकती है। फिर तो सही है तेरा। करीना और उसकी सहेलियों को अपने ऊपर हंसते हुए देखकर रितु का गुस्सा और बढ़ने लगता है और उसे अब वो दिन याद आता है जब उसने तन्वी के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया होता है। मैंने तो आज तक किसी की भी कोई बात सुनकर नहीं ली, लेकिन आज मुझे खुद का ही मजाक बनते हुए देखना पड़ रहा है। मन तो ऐसे कर रहा है कि एक एक के खाने में जहर मिलाकर दे दूं। नालायक औरतें, सत्यानाश हो इन सब का, और खास करके मेरी जालिम ननद का। वही दूसरी तरफ तन्वी और पीयूष दोनों बाहर घूमने जा रहे होते हैं। ऑल सेट तन्वी, वैसे एक बात कहूँ, दिन ब दिन तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर होती जा रही हो। ओफो पीयूष, तुम भी ना हर रोज मेरी तारीफ करते हो, और कभी कभी तो मुझे तुम्हारी तारीफों पर शक भी होता है कि कहीं तुम बस मेरा दिल रखने के लिए ये सब बोल रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी जान, वाकई में मैं तहे दिल से कह रहा हूँ। और तन्वी, मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ जो मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिली, वरना आजकल के इस जमाने में तुम्हारी जैसी साफ दिल लड़की मिलना कितना मुश्किल है। शुक्रिया पीयूष, लेकिन तुमसे ज्यादा तो मैं खुशनसीब हूँ जो मुझे अपने ससुराल में इतना प्यार और अपनापन मिल रहा है, वो भी पहले दिन से ही। उतने में वहां पर डिम्पल आ जाती है। अरे डिम्पल, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। चलो अब तुम भी हमारे साथ घूमने चलो। हाँ डिम्पल, क्योंकि माँ तो अब मंदिर गई है और वो सीधे 5 से 6 घंटे बाद ही आएगी, क्योंकि वहां पर आज कोई कार्यक्रम है। तो तू घर पे रहकर क्या करेगी? खामखा बोर हो जाएगी। इससे अच्छा तू हमारे साथ चल। नहीं भैया भाभी, आप दोनों ही जाकर आओ और खूब मजे करना, क्योंकि मैं अकेली अब मस्त पॉपकॉर्न खाते हुए अपनी पसंदीदा फिल्म देखने वाली हूँ। लेकिन डिम्पल, नहीं भाभी,
मैंने कहा ना कि मैं फिल्म देखने वाली हूँ, तो मैं बोर कैसे हो जाऊंगी? और वैसे भी मुझे आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना है। और ये आप दोनों का पर्सनल टाइम है और हमें हर किसी की प्राइवेसी की इज्जत करनी चाहिए। सबका अपना अपना निजी समय होना ही चाहिए। और भैया थोड़ी ना रोज आपको कहीं लेकर जाते हैं। आज उन्हें छुट्टी है, तो आप दोनों ही बाहर घूम कर आ जाओ और खूब मजे करना। डिम्पल की ये बातें सुनकर तन्वी अब भावुक हो जाती है। ना जाने कौन से पुण्य किए थे मैंने, जो मुझे तुम्हारे जैसी इतनी समझदार और दिलदार ननद मिली। तन्वी बिल्कुल सही कह रही है डिम्पल, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम तन्वी के लिए जो भी करती हो ना, वो सब मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है। हे भगवान, क्या आप दोनों भी ये शुक्रिया वगैरह बोलकर एक पल में ही मुझे पराया कर दिया। जाओ, अब से मैं आप दोनों से बात ही नहीं करूंगी। अरे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ डिम्पल, हम तुम्हें पराया नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने दिल की बात बता रहे हैं। और जो अपना है वो कभी पराया हो ही नहीं सकता। वो तो है। और आप दोनों को मेरा ढेर सारा प्यार। अब चलिए, सारा वक्त अगर यही बातचीत करने में जाया करोगे तो घूमने कब जाओगे? अरे हाँ बाबा, जा रहे हैं। और तुम भी अपना ख्याल रखना, और अगर कुछ लगे तो मुझे फोन करना, ठीक है ना? हाँ भैया, अगर मुझे कुछ लगा तो मैं आपको फोन कर दूंगी। और अब आप मेरी चिंता मत कीजिए और भाभी के साथ एंजॉय कीजिए। ठीक है डिम्पल, आते हैं हम जल्दी। बाय। हाँ भैया भाभी, बाय। फिर तन्वी और पीयूष दोनों घूमने चले जाते हैं। जहाँ गुजरते दिनों के साथ साथ तन्वी और उसकी ननद के बीच प्यार बढ़ते ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ रितु और उसकी ननद के बीच में तनाव बढ़ने लगता है। फिर एक रोज, हे भगवान, अरे रुक जा रितु, ये तू अभी क्या करने जा रही थी? क्या करने जा रही थी मतलब? आप देख सकती हो ना दीदी कि मैं रात का खाना बना रही हूँ। अरे बेवकूफ लड़की, तुम्हें यह पता नहीं है क्या कि नवरात्रि के दिनों में प्याज लहसुन इस्तेमाल नहीं करते हैं? इतना भी सिखाया नहीं क्या तुम्हारे मायके वालों ने? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, डफ्फर कहीं की। माफ करना दीदी, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता। हमारे घर में तो सब चलता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इस दाल की जगह दूसरी दाल बना देती हूँ, वो भी बगैर प्याज और लहसुन वाली। अरे अपनी घास चढ़ने गई हुई अक्ल को जरा ठिकाने पे लाओ, फिर काम करो। समझ गई ना? मेरे पास क्या इतना फालतू का समय नहीं है जो मैं तुम्हें बार बार आकर ये समझाती बैठूं। इसीलिए अब नालायक होना छोड़कर समझदार बनो, बेवकूफ कही की। बस दीदी, अरे मांग ली ना मैंने आपसे माफी, फिर भी बार बार आप मुझे कुछ ना कुछ सुनाती ही रहती हो। मैं हर बार चुपचाप आपका सुनकर लेती हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप बोलती ही जाओ। अरे ओ हीरोइन, आवाज नीचे करके बात कर मुझसे। मैं तेरी ननद हूँ, कोई सहेली या पड़ोसन नहीं। आज तो तूने मुझसे इस तरीके से बात कर ली है, लेकिन आइंदा से मेरे साथ यूं आवाज चढ़ाकर बात करने की हिम्मत भी मत करना, समझी कि नहीं? करीना की बातें सुनकर रितु अब चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब रितु बाजार में सब्जियां लेने जाती है, तभी वो वहां पर तन्वी और डिम्पल को एक बड़े से मॉल के बाहर निकलते हुए देखती है। अरे तन्वी, तू यहाँ पर? अरे दीदी आप? मैं तो अभी मॉल में गई थी डिम्पल के साथ। हेलो दीदी, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डिम्पल। लेकिन तन्वी, तू मॉल के महंगे और स्टाइलिश कपड़े कब से पहनने लग गई? शादी के पहले तो तू कभी मॉल भी नहीं जाती थी। हाँ दीदी, अब समय के साथ तो बदलना ही पड़ेगा ना, और मुझ में आए इस बदलाव का सारा श्रेय मेरी प्यारी ननद को जाता है। इसी के कारण ये सब हो पाया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे आप यहाँ पर क्या कर रही हो दीदी? आप भी मॉल में जा रही हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर सब्जियां लेने आई थी। ओह, ऐसी बात है क्या? फिर वो तीनों वहां पर बातचीत करते हैं
और फिर तन्वी और डिम्पल कार में सवार होकर वहां से चले जाते हैं। एकदम से बदल चुकी तन्वी की जिंदगी को देखकर रितु की आंखें अब फटी की फटी रह जाती हैं। ये तन्वी तो मॉल में मस्त मस्त फैशनेबल कपड़े खरीद रही है और मैं यहाँ पर आलू गोभी और भिंडी खरीद रही हूँ। हे भगवान, ये कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। रितु अब दिन ब दिन तन्वी से कुछ ज्यादा ही चलने लगती है। फिर एक दिन, और ये क्या, ये तन्वी तो गुजरते दिनों के साथ साथ और भी ज्यादा मॉडर्न होती जा रही है और ये सब इसकी ननद डिम्पल के कारण हुआ है। गुजरते दिनों के साथ साथ तन्वी और डिम्पल दोनों का रिश्ता भी पहले से ज्यादा गहरा होता जाता है। फिर एक दिन रितु तन्वी से मिलने उसके ससुराल आती है। ये लो दीदी, ये आपकी कोल्ड कॉफी। अरे तन्वी, इसकी क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी बेटा, और इसे अपना ही घर समझो, शर्माओ मत। अब आई हो तो खाना भी खाकर जाना। हाँ दीदी, अब भाभी की बहन हो तो आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। क्यों भाभी? हाँ डिम्पल, तुमने सही कहा। सभी जिस प्रकार से रितु को प्यार देते हैं उसे देखकर रितु अब काफी हैरान हो जाती है। ये लोग तो मुझे ही इतना सारा प्यार और आदर सम्मान दे रहे हैं, तो इस तन्वी को तो अपनी सर आंखों पर बैठाते होंगे। फिर थोड़ी ही देर बाद जब डिम्पल और तन्वी दोनों रसोई में कुछ काम कर रही होती है और विभा अपने कमरे में किसी काम से गई होती है, तभी यही सही वक्त है। सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं और अब मैं यहाँ पर जो करने आई हूँ वो तो करके ही रहूंगी। फिर रितु तन्वी के कमरे में चली जाती है और कमरे में से डिम्पल के दिए हुए सारे कपड़ों को निकालकर उन्हें वापस डिम्पल की अलमारी में रख देती है। अब देखना मेरी इस चाल से कैसे दोनों ननन भाभी में कलेश होता है। फिर रितु के जाने के बाद जब डिम्पल अपनी अलमारी खोलती है तब वो हैरान रह जाती है। ये क्या, ये सारे कपड़े तो मैंने भाभी को दिए थे, फिर इसे वापस कमरे में क्यों रख दिए? फिर डिम्पल फौरन तन्वी के पास जाती है और उसे ये सब बताती है। क्या भाभी, वो सारे कपड़े मैंने आपको कितने प्यार से दिए थे और आपने उन्हें वापस मेरे कमरे में रख दिए। ये आपने बहुत गलत किया है। अगर आपको नहीं चाहिए थे तो मुझे मना कर देती ना। ऐसे मेरे पीठ पीछे वापस रखने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं डिम्पल, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो कपड़े तुम्हारे कमरे में मैंने रखे भी नहीं है। प्लीज मुझ पर विश्वास करो। हो सकता है कि माँ जी ने उन्हें जल्दबाजी में तुम्हारे कमरे में रख दिए होंगे। नहीं भाभी, रितु दीदी के जाने के बाद ही माँ भी मंदिर चली गई थी और तब से वो वापस आई ही नहीं है। और उनके बाहर जाने के पहले जब मैंने अलमारी देखी थी तब वो कपड़े मेरी अलमारी में नहीं थे। रहने दीजिए भाभी, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। आपके मन में क्या है वो मुझे आज पता चल गया। लेकिन डिम्पल, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरी बात तो सुन ले। डिम्पल नाराज होकर वहां से चली जाती है और वो तन्वी से बात करना ही बंद कर देती है। फिर अगले दिन, बोलो बहू, क्या हुआ है? तू इतनी परेशान से क्यों लग रही है? और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तू और डिम्पल दोनों आज साथ में कॉन्सर्ट जाने वाले थे ना? मतलब डिम्पल अकेली ही चली गई? हाँ बहू, वो अभी थोड़ी देर पहले ही गई है। क्या बात है बहू, कल से देख रही हूँ मैं, तुम दोनों बहुत शांत शांत सी दिख रही हो। ऐसा तो कभी नहीं होता है। कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? हाँ माँ जी, वो दरअसल। फिर तन्वी विभा को सब कुछ बताती है। क्या? ये भगवान, ये डिम्पल भी ना सच में नादान है। तुमसे छोटी है ना, इसीलिए थोड़ी सी ना समझे। अब कपड़े यहाँ से वहां हो गए तो उसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? लेकिन माँ जी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कपड़े मेरे कमरे में से उसके कमरे में कैसे गए। खैर, आप उसे कुछ मत बोलिएगा वरना वो और गुस्सा हो जाएगी। हाँ बहू, मैं जानती हूँ उसे, और गुस्सा ठंडा हो जाने के बाद ही वो खुद से तुमसे बात करने आएगी। इसीलिए तू अभी चिंता मत कर।
ठीक है ना? ठीक है माँ जी, समझ गई मैं। फिर बाद में रितु तन्वी को कॉल करती है। और बता तन्वी, कैसी है तू? पीयूष आंटी जी और वो तेरी प्यारी सी ननन डिम्पल, वो सब कैसे हैं? और आजकल मैंने तेरी ननन के साथ कुछ फोटोज वगैरह भी नहीं देखे। कहीं बाहर गई है क्या वो? नहीं दीदी, घर में बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बस डिम्पल और मेरे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्या? लेकिन ऐसे क्यों भला? और क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? फिर तन्वी रितु को सब कुछ बताती है। हे भगवान! अरे तन्वी, तेरा तेरी ननन के साथ इतना सब कुछ हुआ और तूने मुझे कॉल करके कुछ भी नहीं बताया। अरे दीदी, अब मुझे लगा कि आप अपने कामों में व्यस्त रहोगी, तो आपको बता के परेशान क्यों करना। अरे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तू उसकी बातों को लेकर इतना क्यों बैठी है? अगर उसे तुझसे बात नहीं करनी है तो ना करे, लेकिन मैं हूं ना, तुझे कोई भी बात करनी हो तो मुझसे किया कर और मेरे साथ घूमने चला कर। तेरी बहन है तेरे लिए, समझ गई ना? हाँ दीदी, जानती हूँ मैं। और वैसे भी ये सारी नंदे तो ऐसी ही होती है। शुरुआत में तो बहुत मीठी बनती है, लेकिन बाद में अपनी औकात दिखाई ही देती है। और मुझे लगा ही था, क्योंकि कोई भी ससुराल वाले इतने अच्छे हो ही नहीं सकते जो अपनी बहू को बेटी की तरह समझे। ऐसा नहीं है दीदी, लेकिन पता नहीं अचानक से डिम्पल को क्या हो गया है और वो इस बात को समझ क्यों नहीं पा रही कि वो कपड़े मैंने उसके कमरे में रखे ही नहीं थे। देख तन्वी, इन सब बातों के बारे में सोचना बंद कर दे और अपना आत्मसम्मान रख। अगर सामने वाला तुझे इतनी फालतू की अकड़ दिखा रहा है तो तू भी उसे उसकी औकात दिखा दे। अब रितु जानबूझकर तन्वी को डिम्पल के खिलाफ भड़काने लगती है और तभी वहां पर उसकी ननंद करीना आती है। अरे ओ रितु महारानी, और कब तक फोन पर बतियाती रहोगी? चाय का समय हो गया है मेरे। जाओ, जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ला। और हाँ, आज मुझे चाय के साथ साथ ब्रेड पकौड़े खाने का भी मन कर रहा है, तो वो भी बना देना। ठीक है दीदी, बना देती हूँ मैं। इधर ननंद और भाभी के बीच में इतना मन मुटाव देखकर पीयूष और विभा भी काफी चिंतित हो जाते हैं और वो दोनों डिम्पल से जाकर बात करते हैं। देखिए, आप दोनों को क्यों नहीं समझ आ रहा? वो तो झूठ पे झूठ बोले जा रही है। अगर उन्हें वो कपड़े पहनने का मन ही नहीं था तो वो खुद मुझे लाकर दे सकती थी ना। मेरे पीठ पीछे ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत थी? और इसी वजह से मेरा दिल दुखा है। देख डिम्पल, तू ये भूल रही है कि वो तेरी भाभी है, वही भाभी जिसे तूने इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी और जिसे तूने सच्ची और समझदार कहा, और अब तू ही उस पर ऐसी हरकत करने का इल्जाम लगा रही है। वही तो। अरे जहां तक मैं तन्वी को जानती हूँ, मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि उसने ऐसी कोई हरकत भी की होगी, और झूठ तो वो कभी बोल ही नहीं सकती। और ये बात तो तू भी जानती है बेटा। देखिए, आप दोनों को अगर यहाँ पर बैठकर भाभी को सही और मुझे गलत साबित करना है तो प्लीज आप दोनों भी यहाँ से चले जाइए। लेकिन डिम्पल, अगर तू अपनी जगह पर सही है तो तन्वी भी अपनी जगह पर गलत कहा है। कैसे गए वो कपड़े एक अलमारी से दूसरी अलमारी में? देख डिम्पल, तन्वी से ऐसे नाराज मत रहे, वो सच कह रही है, उसने वाकई में कुछ भी नहीं किया है। आप दोनों सुनोगे नहीं ना? ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। फिर डिम्पल गुस्सा होकर उस कमरे से बाहर चली जाती है और ये सब देखकर विभा और पीयूष काफी चिंतित हो जाते हैं। फिर एक दिन स्कूल से आने के बाद सौम्या रितु के पास आती है। मामी मामी, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज आप मेरे लिए पास्ता बना दो ना। आ गई तुम? अरे बार बार आकर मेरा काम क्यों बढ़ाती रहती हो? जाओ, जाकर अपनी माँ से कहो पास्ता बनाने के लिए। मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। रितु की ये बातें सुनकर सौम्या बेचारी रोने लगती है और
और उतने में वहां पर करीना आ जाती है और वो बहुत गुस्सा होती है। अरे बेशरम औरत, तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है क्या? बच्चों से कोई इस तरह से बात करता है क्या? हाँ, माफ कर दीजिए दीदी, मैं तो बस। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि किससे किस तरह से बात की जाती है, और अब से लेकर आने वाले 15 दिनों तक तुम इस बात की सजा भुगतोगी। क्या? फिर करीना रितु से नॉनस्टॉप काम करवाती है और उसे केवल एक टाइम का ही खाना देती है, और इसके कारण रितु का अपने ही ससुराल में जीना काफी मुश्किल हो जाता है। वही दूसरी तरफ, हाँ माँ, बोलिए ना। क्या हुआ है तन्वी बेटा? तेरी आवाज इतनी शांत शांत सी क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, सब कुछ ठीक तो है, कुछ भी नहीं हुआ है। झूठ मत बोल तन्वी, मैं तेरी माँ हूँ और तेरी आवाज सुनकर ही मुझे एहसास हो गया है कि कोई तो बात है। चल, अब मेरी चिंता और मत बढ़ा और जल्दी से बता दे मुझे कि आखिर बात क्या है। फिर तन्वी नंदिता को बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ होता है वो सब कुछ बताती है। जाने दे बेटा, तू इतनी परेशान मत हो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। वो तेरा घर है और हर घर में ऊंच नीच तो होती ही रहती है, लेकिन तू सबके साथ प्यार से ही रहा कर, ठीक है ना? हाँ माँ, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगी। फिर ऐसे ही एक सुबह, अरे रितु, प्लीज मेरी बैग पैक करके दो ना, उसमें बस 2 दिन के ही कपड़े रखना, क्योंकि मुझे अर्जेंटली बिजनेस ट्रिप पर जाना है। देखो अंकुर, मैं बाहर जा रही हूँ और सारे काम करने का ठेका मैंने ही नहीं लिया है। जाओ, अपनी बहन से कहो, मुझसे पहले वही करती थी ना ये सब। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो रितु? दीदी सौम्या को स्कूल के लिए तैयार कर रही है और उस पर तुम मुझे ये बोल रही हो कि मैं उन्हें और काम दे दूं। देखो रितु, मैं अभी इस प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा हूँ, वरना मैं खुद ही कर लेता अपनी पैकिंग। मुझे अभी 30 मिनट में निकलना है यार, प्लीज मेरी मदद कर दो ना। उतने में वहां पर करीना आती है। तुम फिक्र मत करो अंकुर, मैं कर देती हूँ तुम्हारी पैकिंग, लेकिन इस नालायक लड़की के मुंह मत लगो। जाओ, जहां भटकना है भटक के आ जाओ। अरे नहीं दीदी, अब सौम्या को तैयार कीजिए ना, उसे पहले ही स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। नहीं अंकुर, कोई बात नहीं, जैसे सौम्या मेरी बेटी है वैसे ही तुम भी मेरे छोटे भाई हो, और तुम दोनों भी मेरी ही जिम्मेदारी हो, और तुम दोनों के लिए ये सब करना मेरा कर्तव्य है। शुक्रिया दीदी। लेकिन इस बात का रितु पर कोई असर नहीं होता और वो वहां से बाहर चली जाती है। फिर 2 दिनों के बाद रितु को पीयूष का कॉल आता है। क्या हुआ पीयूष, आज तुमने कैसे कॉल किया? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, घर में सब ठीक है। वो कल डिम्पल की बर्थडे पार्टी है ना, इसलिए आपको सहपरिवार आमंत्रित करने के लिए ये कॉल किया है। अच्छा, ठीक है पीयूष, मैं और मेरे ससुराल वाले हम सब जरूर आएंगे। लगता है अभी तक दोनों ननंद और भाभी के बीच में मनमुटाव ही चल रहा है, इसलिए आज मुझे पीयूष ने कॉल किया। चलो अच्छा ही है, लेकिन कल वहां पर जाकर दोनों को लाइव देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन जब रितु अगले दिन तन्वी के घर जाती है, तभी वो डिम्पल और तन्वी को साथ में बात करते हुए देख लेती है, और उन्हें साथ में इतना खुश देखकर वो बहुत हैरान रह जाती है। और ये क्या, मैंने क्या सोचा था और यहाँ पे क्या चल रहा है? ये दोनों आखिर एक कैसे हो गई? नहीं, इन दोनों को मुझे अलग करना ही होगा, और आज तो मैं ऐसी चाल चलूंगी जिसके चलते तन्वी के कारण डिम्पल का बर्थडे खराब हो जाएगा। फिर रितु जानबूझकर तन्वी के तोहफे में कचरा भरने लगती है। उतने में वहां पर करीना आ जाती है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। अरे दीदी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे इतनी घिनौनी हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? क्या हुआ है करीना दी?
तन्वी ने जो तोहफा तुम्हारे लिए लाया है, ये नालायक रितु उस तोहफे में कचरा भर रही थी ताकि तुम दोनों ननन भाभी के बीच में झगड़े हो जाए। क्या? अरे नहीं तन्वी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा विश्वास करो, और मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? अरे आप तो ये कहिए कि आप ऐसा क्यों नहीं करोगी। और आपको क्या लगा हमें कुछ नहीं पता चलेगा? उस दिन जब मैं माँ के साथ फोन पर बात कर रही थी, तब उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि मेरी अलमारी में से कपड़े आपने ही निकाले होंगे, क्योंकि आप हमेशा से ही मुझसे जलती आई हो दीदी। नहीं तन्वी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है दीदी, क्योंकि उस दिन मैं और डिम्पल दोनों रसोई में थे और शायद माँ जी भी अपने कमरे में ही थी, और उसी दौरान आपने वो चाल चली, क्योंकि आपसे मेरी खुशियां देखी नहीं जाती। और जब भाभी ने मुझे ये बताया कि आप शादी के पहले इनके साथ कैसे बर्ताव करती थी, तब मुझे भी नंदिता आंटी की बात सच लगी। और उस दिन से भाभी और मेरे बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने पीयूष से ये कहा कि आपको डिम्पल के जन्मदिन के अवसर पर बुलाए, लेकिन यहाँ पर आकर आपने फिर एक नई चाल चली। अरे लानत है आप पर दीदी। अरे इसका स्वभाव तो मैं शादी के पहले दिन से ही जान चुकी थी कि ये कितनी मुंहफट, बदतमीज और नालायक है। इसीलिए मैंने भी तभी तय कर लिया था कि मैं शादी के बाद जानबूझकर इसके साथ ऐसे ही बर्ताव करूंगी, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ टेढ़े तरीके से ही पेश आना चाहिए, तभी जाकर ये लोग सीधे हो जाते हैं। लेकिन नहीं, ये लड़की अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकती। आपने बिल्कुल सही कहा। और दीदी, आज से आपका और मेरा नाता खत्म। मुझसे बात करने की भी कोशिश मत करना, और अब से मैं भी तुम्हें अपने घर में नहीं लेने वाली। मैं तुम्हारे साथ हमेशा बुरी तरह से ही पेश आती थी, लेकिन वो भी इस उम्मीद में कि तुम कभी ना कभी तो सुधर जाओगी। लेकिन तुम सुधरने वालों में से बिल्कुल नहीं हो रितु। ऐसा मत कीजिए प्लीज। आप लोगों के सामने मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं अभी इसी वक्त से सुधरने की शुरुआत करूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे नाता मत तोड़िए। प्लीज तन्वी, तू हमेशा से ही एक अच्छी बहन रही है, बुरी तो मैं थी। और दीदी, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं एक अच्छी बहू, बीवी और भाभी बनकर दिखाऊंगी। प्लीज, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। रितु की ये विनती सुनकर वो लोग उसे माफ कर देते हैं, और कुछ ही दिनों बाद धीरे धीरे रितु सुधर भी जाती है और सभी अपने जीवन में खुशी से रहने लगते हैं।